नमस्कार। पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित पैसिफिक गुरुकुल में मैं डॉक्टर हेमांगिनी आमेटा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पैसिफिक यूनिवर्सिटी में हमारे साथ हैं डॉक्टर भुवनेश महर्षि, जो कि डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोडक्शन मैनेजर हैं। वो 30 सालों से अपनी सेवाएं इंडस्ट्री को दे रहे हैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट होने के नाते आज हम आपको इनसे रूबरू करवाएंगे, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को भी बहुत साझा जो अपना ये एक्सपीरियंस जो शेयर करेंगे, उससे हमारे विद्यार्थियों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उनको अलग अलग फील्ड के बारे में नॉलेज मिलेगा रिगार्डिंग कैमराज, स्क्रिप्ट राइटिंग एट्सेट्रा। आइए आपको रूबरू करवाते हैं डॉक्टर भुवनेश महर्षि से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जब आप शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो कौन कौन सी तकनीकी समस्याएं जो हैं वो आपके सामने आती हैं? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म बनाना, चाहे कोई भी छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, यहाँ पर समस्याओं का तो अंबार लगा ही रहता है। लेकिन उस समस्याओं में से आप समस्याओं में से बाहर आओ, या उसमें से समस्या या कीप रोलिंग। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री जो होती है, या आप चाहे छोटा प्रोजेक्ट करो चाहे बड़ा प्रोजेक्ट करो, ठीक है, या टॉक शो हो या फिल्म हो या कोई डॉक्यूमेंट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या शूटिंग के अंदर आमतौर पर समस्याएं तो आती ही रहती हैं। अब वो चूँकि डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं तो वहाँ पर तो समस्याएं भी हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल हम देखिए, साउंड की समस्या आ जाती है, कभी कभी वीडियो की समस्या आ जाती है, चलता चलता कैमरा बंद हो गया, ठीक है। कभी क्या होता है, कैमरा भी ओके है, साउंड भी ओके है, लेकिन आर्टिस्ट का मूड चेंज हो गया, या वो इस लाइन को नहीं पकड़ पा रहा है, या कोई फंबल हो रहा है, किसी वर्ड पे बार बार फंबल हो रहा है। सारे टेक्नीशियन ओके हैं, मेकअप ओके है, साउंड ओके है, वीडियो ओके है, ठीक है, दूसरे क्रेन ओके है, जिमी जिप लगी हुई है वो ओके है, लेकिन आर्टिस्ट जो मेन है, उस आर्टिस्ट के ही डायलॉग आज ज़बान पे नहीं चढ़ पा रहा है। हमारे इंडस्ट्री में कहता है सरस्वती ज़बान पे नहीं बैठी है, ठीक है ना। तो अब ये भी एक समस्या हो गई अपने आप में। फिर देखिए, टेक्नीशियन की बात करें तो कई बार क्या होता है कि ऐसी ऐसी लोकेशंस पे शूट करना पड़ता है कि जहाँ पर चाहे पानी में जाना है, मिट्टी के अंदर लेट कर शूट करना है, या कोई गंदा तालाब है उसके अंदर शूट करना है। तो समस्याएं तो आती रहती है फिल्म इंडस्ट्री में। तकनीकी तौर पे तो हम ये नहीं कर सकते कभी भी कि सब कुछ ओके रहेगा। जिस दिन अच्छा है, पूरी यूनिट का दिन अच्छा है, उस दिन सब कुछ ओके रहेगा। लेकिन अगर किसी का भी कुछ भी माइनस है तो उस दिन हो सकता है सब कुछ, शूट जब शुरू हुआ तो बहुत अच्छे से शुरू हुआ, लेकिन सडनली मालूम चला 1 घंटे बाद कोई तकलीफ़ आ गई, 2 घंटे बाद कोई तकलीफ़ आ गई। कई बार आप देखिए, कैमरे चलते चलते बंद हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में ख़ास तौर से ये बहुत दिक्कत आती है। बारिश में जब शूट करते हैं तो पूरा कैमरे को रैप करके रखना पड़ता है। फिर जब आप कहीं भी, जैसे हम बारिश का सीन शूट करते हैं, तो बारिश के सीन में जब उस सीन में हमको बारिश करवानी है, अब वो आर्टिफिशियल बारिश होती है, जो नेचुरल तो होती नहीं है, फव्वारे लगते हैं, वो चलती चलती मालूम चला 4 साइड से पानी आ रहा है, 1 साइड से पानी नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है, मोटर चेक करो, क्या प्रॉब्लम हुई, टीम लगती है, दौड़ते हैं प्रोडक्शन वाले, तो सबके क्या हेड होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक समस्या आती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है ये टीम वर्क है, पूरी तरह से एक टीम वर्क है। और यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का हर एक बंदा अपने आप में अपना 100% देने की कोशिश करता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि यार आज शूट ख़राब हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कभी नहीं सोचता है। सब हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, हाईली प्रोफेशनल। यानी कि अगर डायरेक्टर सेट पे आए तो उसको सिर्फ कैमरामैन को ये बताना है कि कैमरा यहाँ लगेगा, यहाँ से ये शूट होगा, उसके बाद वो डायरेक्टर बैठ जाता है, कैमरा टीम लग जाती है अपने काम पे। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, खाना टाइम पे आया नहीं, नाश्ता टाइम पे आ रहा है कि नहीं, पानी की व्यवस्था प्रॉपर हुई कि नहीं। मेकअप वाले को ये पता है कि भाई मेरे कितने आर्टिस्ट हैं, कौन पहले जाएगा, किसका मेकअप पहले होना है, किसका मेकअप बाद में हो रहा है, किसका कैसा मेकअप होना है, आज वीक लगेगी कि नहीं लगेगी, इसकी मूछ जो थी वो कल थी या नहीं, आज वो मूछ गायब तो नहीं है। तो हर आदमी अपने अपने, प्रेसमैन इवन जो कपड़े प्रेस करता है, ड्रेसमैन जिसे कहते हैं, वो जो प्रेस करता है कपड़े,
उसको भी ये पता है कि ये कपड़ा जलना नहीं चाहिए, ये कंटिन्यूटी का कपड़ा है, यानी कि ये पिछले 2-3 सीन में शूट हो चुका है या आ चुका है, ये कपड़ा पहना हुआ है, तो आज अगर वो जल गया तो सेम कलर सेम फैब्रिक का कपड़ा मिलना मुश्किल है। तो बहुत, जिसे कहते हैं अलर्ट मोड में वो प्रेस करता है। हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री आज इस मकाम पर है और करोड़ों रुपए लगे होते हैं। और प्रोड्यूसर वो अपने करोड़ों रुपए किसके ऊपर छोड़ता है? पूरी टीम के ऊपर छोड़ता है। तो अगर टीम प्रोफेशनल नहीं हुई तो ये तकनीकी जो खामियां हैं ये तो फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी आ सकती है। कोई इसका ना तो कोई पैमाना है कि आज नहीं आएंगी कल आएंगी, हो सकता है रोज़ आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, ये इट डिपेंड्स। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार की शूटिंग, जैसे इंडोर हो गई, आउटडोर शूटिंग हो गई, तो उसमें एक अच्छी लाइटिंग और साउंड क्वालिटी जो है वो आप कैसे मैनेज करते हैं, उसकी क्या टेक्निक्स हैं? हाँ, देखिए दोनों में लाइटिंग का फ़र्क आता है और दोनों में ही साउंड का फ़र्क आता है। जब इंडोर में शूट करते हैं तो जनरली क्या होता है कि मुंबई में तो बड़े जो स्टूडियोज़ हैं वहाँ ऊपर की साइड में तराफे लगे रहते हैं, मतलब लकड़ी के पट्टे होते हैं। अगर हम आम भाषा में समझाएं बात को तो लकड़ी के बड़े बड़े पट्टे लगे रहते हैं, ऊपर लोहे के पोल्स लगे रहते हैं, पाइप लगे रहते हैं, उनके ऊपर लाइट हैंग होती है। ठीक है, तो ऊपर लाइट के जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो इलेक्ट्रिशियन हैं, लाइट डिपार्टमेंट के जो, वो सब ऊपर बैठे रहते हैं। ठीक है, जब देखिए हर लाइटिंग हर प्रोग्राम के हिसाब से अलग होती है। अगर आप रियलिटी शो में जाएंगे तो उसकी लाइटिंग का पूरा सिस्टम अलग है। जो आजकल रियलिटी शोज़ होते हैं उसकी पहले से प्रैक्टिस होती है, उसके बड़े बड़े कंसोल होते हैं, उसमें डांस के हिसाब से पूरी लाइटिंग चेंज होती है। उसके बाद लाइनिंग्स के हिसाब से मालूम चले, आप देखते होंगे टीवी के ऊपर ब्लू लाइट्स आ गई, येलो लाइट्स आ गई, ग्रीन लाइट्स आ गई, या डिफरेंट लाइटिंग पार लाइटिंग्स आ गई। तो इन सब की पहले से प्रैक्टिस की जाती है। इनके कंसोल्स होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर सारे टेक्नीशियन, और एक सिर्फ लाइटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें ही अपने आप में 10-15 लोग होते हैं। तो और लाइटिंग जो एक्चुअल में ये काम होता है डीओपी का, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के उस डिपार्टमेंट में आता है। ये वो डिसाइड करता है, डायरेक्टर के साथ बैठ के डायरेक्टर उसको समझाता है मेरे सीन का ये मूड है, मुझे मूड लाइटिंग चाहिए, मुझे फ्लैट लाइटिंग चाहिए, किस टाइप की लाइटिंग चाहिए। डायरेक्टर और डीओपी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। डायरेक्टर अपना कॉन्सेप्ट या अपने सीन का जो मूड है या कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, तो उसमें भी लाइटिंग ध्यान रखनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, कैमरा फॉलो कर रहा है बहुत लंबा, मान लीजिए एक पूरा कॉरिडोर है, अब उस कॉरिडोर को पूरा कैरेक्टर वहाँ जा रहा है, एंड में वो कट होगा सीन की, वो गार्डन में निकल गया, तो वो पूरा कॉरिडोर लाइट अप होगा पूरा, लेकिन वो कैसे होगा लाइट अप, वो डीओपी डिसाइड करेगा। वो डायरेक्टर को दिखाता है सर ये लाइटिंग है, डायरेक्टर कहता है नहीं यहाँ मेरा टेंस मूड है या मेरा हैप्पी मूड है, वो मूड भी देखना पड़ता है। बट ये मेनली जो कॉन्सेप्ट आता है ये डायरेक्टर के फील्ड का काम है, वो डीओपी के। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो होता है वो उसका क्राइटेरिया में आता है, वो डिसाइड करता है। और उसमें बहुत सारी फिल्में तो आप ये समझिए 2-3 ट्रक लाइट आ जाती है। ठीक है, अभी जैसे सपोज हम जो बात कर रहे हैं अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, अब इसमें क्या है, इसमें आप बहुत कम लाइटिंग में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, बैक लाइट भी लगती है, फ्रंट लाइट भी लगती है, की लाइट भी होती है। तो हर आपकी जो कंटेंट है उस कंटेंट के हिसाब से लाइटिंग डिसाइड होती है। ये तो वो इंडोर वाला। आप आउटडोर में आइए, आउटडोर में क्या होता है, नाइट के अंदर लाइटिंग अलग होगी, डे लाइट है तो उसके अंदर रिफ्लेक्टर्स यूज़ होते हैं डे लाइट में, क्योंकि सनलाइट का कितना उपयोग कर सकते हैं, तो बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स होते हैं, उनका उपयोग का होता है। बट ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का काम जो होता है वो डीओपी का होता है। ठीक, अब आपने बात की वीडियो क्वालिटी की। देखिए वीडियो क्वालिटी में भी क्या है कि अब बहुत अच्छे टेक्निक के कैमराज आ गए हैं। एरीज पे शूट करते हैं, रेड ड्रैगन पे शूट करते हैं, रेड कैमरा आता है उस पर शूट करते हैं, उसके बाद अभी 4K के कैमराज आ गए हैं उस पर शूट करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ शूट कर रहे हैं, आपका बजट कितना है। देखिए मेनली इसमें एक बड़ा जो फैक्टर काम आता है वो है बजट का, बजट आपका कितना अलाउड कर रहा है। तो सेकंड चीज़, आप किस परिस्थितियों में शूट कर रहे हैं, कहाँ शूट कर रहे हैं, लोकेशन कैसी है। अगर आप स्नो में शूट कर रहे हैं, अंडर वाटर शूट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कैमरे को उस हिसाब से लेना पड़ेगा आपको। अगर मूवमेंट शॉट है, यानी कि गाड़ी के ऊपर जो गोप्रो कैमरा लगाते हैं, तो वो उसके हर तकनीक के हिसाब से या सीन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से कैमरा डिसाइड होता है। अब मेनली ये रहता है कि कभी कभी डायरेक्टर को लगता है ना मैं सिर्फ इसी कैमरे पे काम करूँगा,
या जो डीओपी लिया है उसको एक कंफर्ट जोन होता है उसका कि मैं इस कैमरे के साथ वो फेमिलियर हूँ, मुझे इस कैमरे पे काम करने में मेरी एक्सपर्टीज़ है ना। वैसे तो सब लोग जनरली सब तरह के कैमरास पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि कौन किस कैमरे पे ज़्यादा फेमिलियर है, एक्सपर्टीज़ उसकी ज़्यादा है। सेकंड चीज़, कई बार ऐसा रहता है कि कैमरे आपने ले लिया, आपको नया कैमरा जैसे लॉन्च हुआ, आपको पता नहीं है कि भाई इस कैमरे में क्या तकलीफ़ आ सकती है, या इस कैमरे में कहीं फ्रेम ड्रॉप तो नहीं होता है, ठीक है, या कोई टेम्परेचर सिचुएशन तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये टेक्निक्स जो है, अगेन वीडियो डिपार्टमेंट भी डीओपी के अंडर में ही आता है, वो ही डिसाइड करता है कि भाई मुझे कौन सा कैमरा लेना है, या डायरेक्टर डिसाइड कर दिया। प्रोडक्शन हाउस भी इसमें बजट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम एरी पे नहीं जाते हैं, महंगा पड़ेगा, तो हम इस कैमरे पे शूट कर लेते हैं। और अब तो देखिए DSLR बहुत सारे आ गए हैं, 5D कैमरास बहुत सारे आ गए हैं, लोग मोबाइल पे भी शूट कर रहे हैं अब तो, और बहुत अच्छी क्वालिटी के शूट हो रहे हैं, तो 4K कैमरास बहुत हैं। तो इट डिपेंड्स कि हाँ, आउटडोर में अब जैसे आपने बात करी कि वीडियो और ऑडियो की, तो आउटडोर के अंदर बहुत तकलीफ़ आती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जब शूट कर रहे हैं तो पीछे से पासिंग हो रही है, पब्लिक है, वहाँ पर क्राउड है, उस क्राउड के हिसाब से कभी कभी तो आर्टिफिशियल हमको मैकेनिकल मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। जूनियर आर्टिस्ट पासिंग होती है उनकी, ठीक है ना। उसके बाद क्राउड को भी हमको लेना है कि नहीं, ये क्राउड चाहिए। तो कभी मान लीजिए किसी के, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग उदयपुर के अंदर एक फ़िल्म शूट कर रहे थे। वहाँ पर क्या हुआ कि रात को हमको शूट करना था, और रात को बड़ी HMI वगैरह लगी हुई थी, बड़ी लाइट्स लगी हुई थी। तो एक पास का घर था, उस लाइट का रिफ्लेक्शन उसके घर के अंदर जा रहा था, और वो बंदा सो नहीं पा रहा था। अब वो बंदा क्या हुआ, शूट हो रहा है, और वो बंदा रात को 2-3 लोगों को आके लेके आ गया, और वहाँ पे हल्ला करने लगा, ये हटाओ लाइट हटाओ, ये तुम्हारा सब हटाओ, मेरे यहाँ सीधी लाइट आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अब साहब शूट तो करना है, लाइट हट नहीं सकती। तो हमको फिर इमीडिएट इफेक्ट से लाइट डिपार्टमेंट जो था, तो हमारे पास काले पर्दे होते हैं, है ना, ब्लैक कर्टेन होते हैं हमारे पास, वो ले जाके उसके घर को पूरा हमने विंडो को कवर अप किया, उसको तकलीफ़ ना हो। तो ये भी, अब जैसे आपने बात की, पहले क्वेश्चन जो पूछा था तकलीफ़, अब ये एक नई तकलीफ़ आ गई जो हमने इमेजिन नहीं की, प्लानिंग करते समय इमेजिन नहीं हुई, ऑन द स्पॉट क्रिएट हुई, ऑन द स्पॉट उसका सोल्यूशन है। तो ये इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। तो आउटडोर इंडोर के दोनों की जो टेक्निक है वो अलग टाइप की होती है। अच्छा, साउंड की आपने बात की, तो कई बार क्या होता है, इंडोर के अंदर सीलिंग कितनी ऊपर है, होलो साउंड आता है, ठीक है ना, तो वो इको आ रहा है, कभी कभी इको को कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए जो साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है वो एक्सपर्ट होता है इसका। वो साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसके पास इक्विपमेंट होते हैं, उसके पास मिक्सर होता है, उससे वो डिसाइड करता है कि भाई जब हम माइक लगाने के बाद बोलते हैं हेलो माइक चेकिंग, हेलो माइक चेकिंग, 2-3 लाइन का डायलॉग बोला, फिर वो चेक करता है कितना होलो आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि असिस्टेंट ने ध्यान नहीं दिया और डायलॉग गलत बोल दिया है, 2 लाइन बराबर बोली लेकिन 1 लाइन में कहीं फंबल हो गया, और वो उससे भी मिसिंग हो गया साउंड रिकॉर्डिस्ट से। और जब एडिट टेबल पे गया तो एडिट टेबल पे ये पता लगा कि साहब यहाँ फंबल है, या ये प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं आई। अब उसको कैसे करेंगे, वो तो पकड़ में आएगा। तो फिर वहाँ पंच करते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, एडिटिंग के अंदर हम डबिंग करते हैं, आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उससे डब करवाते हैं कि भाई ये लाइन पर्टिकुलर आप वापस से बोल दीजिए। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता है किस टोन में, किस मूड में, किस स्पीड में बोला गया, उसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए उससे वो लाइन की डबिंग करवाई जाती है। तो ये साउंड में तकलीफ आ सकती है। सेकंड चीज़ आती है सराउंडिंग साउंड जिसे कहते हैं। जैसे हम लोग मड में शूट करते हैं मुंबई के अंदर, तो क्या होता है, डायलॉग चल रहा है, बातचीत चल रही है, और सडनली वहाँ से हवाई जहाज जाता है, वहाँ बहुत हवाई जहाज जाते हैं ऊपर से, तो हवाई जहाज की आवाज़ आ रही तो साउंड रिकॉर्डिस्ट वहाँ से चिल्लाता है कट कट कट, कट हो जाता है साहब। फिर आर्टिस्ट को ध्यान रखना पड़ता है मैं कौन सी लाइन बोल रहा था, किस वर्ड पे मेरा हवाई जहाज गया, तो उसके पीछे की 1 लाइन या पीछे की 2 लाइन से डायलॉग बोलना शुरू करता है, ठीक है। सडनली मान लीजिए बात चल रही है, हवाई जहाज भी नहीं निकला, कोई खाना खा रहा था चुपचाप वहाँ साइड से, उसकी प्लेट से कोई वो गिर गया, चम्मच गिर गया, उसकी साउंड हुई तो कट हो गया। या बाय द वे जो माइक लगा हुआ है उस माइक पे आर्टिस्ट का हाथ चला गया तो वो रब कर गया, तो वो रसल आ गया उसके ऊपर, तो वो साउंड वहाँ गड़बड़ हो गई। तो ये सारी बारीकियाँ जो हैं, ये साउंड रिकॉर्डिस्ट जो ऑन फ्लोर होता है ये उसका डिपार्टमेंट है, वो इस चीज़ का ध्यान रखता है। हाँ, उसको परमिशन होती है कि जहाँ पर भी साउंड का इतना सा भी कोई गड़बड़ हो रही है
वो तुरंत कट कर सकता है, वो तुरंत बोल सकता है डायरेक्टर को कि सर साउंड का प्रॉब्लम है, कट करिए, तो वो कट करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि साउंड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली डायलॉग ही नहीं है तो फिर देख के क्या मतलब है चीज़ का। सर आप जब शूटिंग के लिए जाते हैं तो जो लोकेशन डिसाइड करते हैं उसका क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और किस तरीके कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि यही लोकेशन जो है मेरे लिए एग्जैक्ट है? लोकेशंस, दिस इज़ द टफेस्ट जॉब, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इसमें भी देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत वक्त लगता है इन चीज़ों में। जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है तो उसके स्क्रीन प्ले के हिसाब से पढ़ के उसका पूरी लोकेशंस निकाली जाती है, फिर उस लोकेशंस को निकालने के बाद हंट किया जाता है कि भाई कहाँ ये चीज़ शूट होगी। अब एक ही सीन में 2-3 लोकेशन हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे बंगला लिया आपने, अब बंगले में बात करते करते सोफे पे व्यक्ति बैठा हुआ है और वो बात करते करते उठा और सीढ़ी पे चला, सीढ़ी पे जाने के बाद फिर वो गया छत पे चला गया, टेरेस पे चला गया, वो टेरेस पे जाके और बैठ गया झूले के ऊपर। अब देखिए सोफ़ा यानी कि एक रूम लगा, एक लोकेशन ये हो गई। उसके बाद स्टेयर चाहिए, सीढ़ी चढ़ रहा है तो एक वो हो गया। उसके बाद वो गया टेरेस के ऊपर तो टेरेस एक लोकेशन हो गई। उसके बाद वो बैठा झूले पे तो झूला भी चाहिए वहाँ पर। तो ये रिक्वायरमेंट निकाली जाती है पूरी कि भाई इस सीन के अंदर क्या क्या लोकेशंस लगेंगी। मान लीजिए ऐसा है कि भाई एक व्यक्ति सुबह मॉर्निंग में उठा अपनी बालकनी में चाय पी रहा है तो बालकनी एक लोकेशन हो गई। अब वो नीचे आएगा, वो मान लीजिए स्विमिंग पूल में नहा रहा है तो एक स्विमिंग पूल चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद वो मार्केट चला गया, मार्केट का भी सीन है उसका जाता हुआ कि भाई वो मार्केट जाएगा एक्सीडेंट होगा तो वो मार्केट जो गया वो मार्केट भी चाहिए। अब मार्केट चाहिए तो यानी कि मार्केट ऐसा तो नहीं हो सकता ना सूना मार्केट कि भाई कोई है नहीं, दुकान नहीं है, तो दुकानें भी होनी चाहिए, पब्लिक भी होनी चाहिए, गाड़ियाँ भी आनी जानी चाहिए वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रख के लोकेशन हंट की जाती है। स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, सीन की डिमांड क्या है, उसके ऊपर लोकेशन दी जाती है। अब लोकेशंस की बात आती है कि साहब कैसे डिसाइड किया जाता है कि इसी लोकेशन पे शूट होगा। कई कई बार एक पर्टिकुलर लोकेशन को ढूंढने में कई दिन लग जाते हैं। वैसे तो ये क्या होता है कि इसके लिए भी 2-3 लोग जाते हैं पहले एडवांस में, जैसे प्रोडक्शन के होते हैं वो पहले सर्च करते हैं, लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं। आजकल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे अभी जैसे उदयपुर में शूटिंग करनी है सपोज़, तो हम मुंबई से क्या करते हैं कि अपना एक यहाँ का एक लाइन प्रोड्यूसर यानी कि लोकल व्यक्ति जिसे कहे लोकल बंदा, उसको हम रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि भाई मुझे इस टाइप का एक बंगलो चाहिए या इस टाइप का मार्केट चाहिए, मुझे इस टाइप की झोपड़ी चाहिए, मुझे इस टाइप का गाँव चाहिए। वो क्या करता है, वो ढूंढता है, वो उसके फिर फोटोग्राफ्स भेजता है कि साहब ये झोपड़ी है, इस टाइप की झोपड़ी है, ये इस टाइप का मार्केट है, ये इस टाइप का गांव है, इस गांव में इतने मकान हैं, ये मकान इस टाइप के हैं। तो वो सब फोटोग्राफ्स हम देखते हैं वहाँ पर, देखने के बाद हम हमारे सीन से करते हैं हाँ ये हो जाएगा। अब सिर्फ ये नहीं है कि वो चीज़ फाइनल हो गई, फाइनल नहीं हुई। अब जिस बंगले को हम ले रहे हैं उस बंगले के अंदर शूटिंग करनी है तो उसका ऑनर वो तैयार है कि नहीं, वो ऑनर हमको यदि वे उसकी दीवार पे कुछ कलर चेंज करना है तो वो उसके लिए रेडी होगा या नहीं होगा, या हमको सपोज उसकी बालकनी यूज़ करनी है, उसके सोफे हटाने पड़ेंगे तो वो उसके लिए तैयार है या नहीं। तो प्रोडक्शन वाले उससे जाते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियों को हमको ध्यान देना पड़ता है लोकेशन फाइनल करने में। अब पानी के अंदर भी शूट होता है, बारिश में भी शूट होता है, बर्फ़ में भी शूट होता है, गर्मी में। अच्छा ये देखिए लोकेशन के साथ साथ हमको मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है। वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हमने ऐसा वेदर पकड़ लिया है, लोकेशन तो मिल गई लेकिन उस वेदर में उस लोकेशन पे शूट नहीं कर सकते तो फिर वहाँ शूटिंग नहीं कर सकते, तो हमको ऐसी लोकेशन रिजेक्ट करनी पड़ती है, हमको नई ढूंढनी पड़ती है। एक सेम ऐसी किसी सिमिलर लोकेशन और कहाँ मिलेगी वो ढूंढिए। तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ये बहुत टिपिकल टास्क है और टफ टास्क है, लेकिन टीम करती है और होता है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्क्रिप्ट लेवल पर आप क्या तैयारी करते हैं? जब स्क्रिप्ट लिखने हैं तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं दिमाग में रखने पड़ते हैं, और ऑब्वियसली लोकेशन को भी ध्यान में रख के आपको स्क्रिप्ट राइटिंग और बिहेवियर जो रहता है एक्टर्स का एंड आपका जो मोटो है जो शूट करना चाह रहे हैं उसको लेके आप जब स्क्रिप्ट लिखने जाते हैं तो आप उसकी क्या तैयारी करते हैं? स्क्रिप्ट तो जान होती है किसी भी चीज़ की, चाहे आपका हमारा इंटरव्यू हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे फिल्म हो, चाहे आप शॉर्ट फिल्म हो, स्क्रिप्ट सबकी जान है एक्चुअल में। देखिए मेनली होता है
आइडिया किसी को भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि राइटर को आए, ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टर को भी आ सकता है आइडिया, हो सकता है प्रोड्यूसर को भी आइडिया आ जाए कि मेरे पास एक थॉट है, मेरे पास एक वन लाइनर है, उस वन लाइनर को उसने एक डायरेक्टर को सुनाया, डायरेक्टर ने कहा अरे आइडिया अच्छा है, एक काम करते हैं राइटर को बुलाते हैं, राइटर को बुलाया, आइडिया सुनाया। अब आइडिया आपने सुनाया, राइटर ने कहा सर ऐसा का ऐसा आइडिया तो मेरे पास भी है, मैं एक आइडिया सुनाता हूँ। अब मालूम चला कि वो वन लाइनर जो प्रोड्यूसर ने सुनाया वो फाइनल नहीं हुआ, जो राइटर ने सुनाया वो फाइनल हो गया, या जो राइटर ने सुनाया वो फाइनल नहीं हुआ, डायरेक्टर ने जो सुनाया वो वन लाइनर फाइनल हो गया। अब वो वन लाइन के ऊपर क्या होता है, स्टोरी डेवलप की जाती है कि ये स्टोरी कैसे होगी, तो वो स्टोरी डेवलप हुई, डेवलप होने के बाद फिर सब बैठती, जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, प्रोड्यूसर भी बैठते हैं उसमें, डायरेक्टर भी बैठते हैं, राइटर्स भी बैठते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो टेक्निकल टीम होती है, जो राइटिंग की जो टीम होती है, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर बैठते हैं जनरली, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि भाई ये फिल्म कहाँ जाएगी यार, ये कंटेंट कहाँ जाएगा। उसके बाद उसका जो क्लाइमेक्स है उस पर, फिल्म में तो क्लाइमेक्स डिस्कशन हुआ, और या टॉक शो जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि क्या कंटेंट है, क्वेश्चंस क्या रहेंगे, आंसर्स क्या होंगे, ये टारगेट ऑडियंस हमारी क्या है, यानी कि ये जो बातचीत हमारी आपकी हो रही है ये कौन सी ऑडियंस सुनेगी, किसके लिए लाभदायक है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। आप जब देखते हैं फिल्म में जोनर होते हैं कई बार, है ना, कि ये फिल्म बच्चों के लिए बनाई जा रही है, ये फिल्म बूढ़ों के लिए है, या ये फिल्म समाज का हर तबका देख सकता है, या ये फिल्म जो है ये 18+ के लिए, मैच्योर लोगों के लिए है ना। तो कंटेंट को भी ये ध्यान में रख के बनाना पड़ता है कि एक टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है, ठीक। उसके बाद स्क्रिप्ट में स्टोरी बनती है, स्टोरी के बाद स्क्रीन प्ले तैयार होता है। स्क्रीन प्ले का मतलब हो गया कि किस सीन के बाद क्या आएगा, ये जो बातचीत है ये कहाँ शूट हो रही है, कमरे में हो रही है, गार्डन में हो रही है, स्विमिंग पूल के वहाँ हो रही है, बालकनी में हो रही है, टेरेस में हो रही है, बेडरूम में हो रही है, या मार्केट में हो रही है। तो वो सब सीन सीक्वेंस वाइज लिखे जाते हैं एक के बाद एक। फिर उसमें डे नाइट का ध्यान रखना पड़ता है कि ये रात को हो रही है बातचीत, या नाइट में हो रही है, सॉरी रात को हो रही है, दिन में हो रही है, या ये शाम के समय में हो रही है, या ये किसी रेस्टोरेंट में हो रही है, किसी बार में हो रही है। तो वो सारे उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ऊपर कि भाई ये सीन नाइट का सीन है, और लोकेशन लिखी होती है, आउटडोर है या इंडोर है, इस टाइप से पूरा एक स्क्रिप्ट जो बनती है उसके ऊपर बाइंडिंग स्क्रिप्ट जो होती है उस पर सारा ये लिखा होता है डिटेल्स। एंड उसके बाद जब स्क्रीन प्ले फाइनल हो जाता है उसके बाद फिर डायलॉग लिखे जाते हैं। अब अच्छा, डायलॉग में भी देखिए, आपने फिल्म शोले देखी होगी, तो उस फिल्म में पर्टिकुलर कैरेक्टर को निखारने के लिए, है ना, सांभा को निखारने के लिए या गब्बर सिंह को निखारने के लिए उस टाइप के डायलॉग्स लिखे गए जिससे वो कैरेक्टर निखर के आए, कैरेक्टर निखर के आए, बार लोगों को याद रहे। आज भी देखिए, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि गब्बर सिंह क्या डायलॉग बोलता था, है ना। तो डायलॉग आज भी जहन में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर पर्टिकुलर एक एक कैरेक्टर के ऊपर काम किया है, और वो कैरेक्टर के ऊपर राइटर काम करता है कि मेरा ये कैरेक्टर ऐसे निकल गया। अगर फिल्म हिट करनी है तो उसके बारे में सोचते हैं। फिर ये तो हुआ स्क्रिप्ट का काम। अब लिरिक्स, गाने फिल्म के, वो अलग डिपार्टमेंट है, वो उसके लिए गीतकारों से संपर्क किया जाता है, वो उनको सिचुएशन बताई जाती है कि भाई ये सिचुएशन है, इससे पहले का सीन ये जा रहा है, इसके बाद ये सीन आ रहा है, यहाँ गाना आएगा, तो गाने का मूड क्या है, क्या कर रहे हैं हीरो हीरोइन वहाँ पर, वो सब चीज़ें उनको डिटेल बतानी पड़ती है। फिर उसके हिसाब से वो उसके ऊपर गाना लिखते हैं, फिर वो गाना जाता है म्यूज़िक डायरेक्टर के पास, वो उसकी धुन तैयार करता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो स्क्रिप्ट के लिए भी, मतलब जिसे कहेंगे रीढ़ की हड्डी है स्क्रिप्ट किसी भी चीज़ की। तो इसके लिए बहुत प्री प्लानिंग में सारी, सबसे जो पहली लाइन आएगी वो स्क्रिप्ट ही होती है। तो उसके ऊपर जब तक अगर काम प्रॉपर नहीं होगा तो लोग फिल्म देखने जाते हैं 2 मिनट में, ये मतलब 6 महीने शूट होने में लग जाते हैं, साल भर शूट होने में लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, और फिल्म देखने वाला व्यक्ति 1 मिनट में कहता था पिक्चर बेकार बनी, या 1 मिनट में कहता था अरे वाह क्या पिक्चर बनी, 1 मिनट में कहता था आज सुपर डुपर हिट है। सब चीज़ डिपेंड करती है आपके कंटेंट के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर। चलिए, अब हमारा आपसे आखिरी सवाल है कि आप शूटिंग के दौरान मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जो डिफरेंट अलग अलग मैनेजर्स वहाँ होते हैं, एक्टर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, तो उन सब को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैनेजमेंट, देखिए हर चीज़ का जो कैप्टन ऑफ द शिप है, शूटिंग लाइन में जब हम बात करें तो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो होता है डायरेक्टर।
डायरेक्टर के अंडर में सारे डिपार्टमेंट आते हैं, यानी कि हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति को डायरेक्टर की बात माननी ही माननी है, क्योंकि विज़न उसका है, सोच उसकी है कि जो राइटर ने लिखा है ये पर्दे के ऊपर कैसे आएगा, वो डायरेक्टर के ऊपर है। लेकिन डायरेक्टर अपना पूरा होमवर्क करते हैं, पूरा कंप्लीट उसके अंदर होमवर्क रहता है, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स होती हैं, सारी बातचीत होती है, डीओपी के साथ मीटिंग होती है, इवन कैरेक्टर को प्रॉपर कैरेक्टर दिखाने के लिए, बूढ़े को बूढ़ा दिखाने के लिए, गरीब को गरीब दिखाने के लिए, भिखारी को भिखारी दिखाने के लिए, बार वाला को बार वाला दिखाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट इनके साथ मीटिंग होती है कि इनको कैसे कपड़े पहनाने हैं, इनका मेकअप कैसा होगा, इनका गेटअप कैसा रहेगा, जिससे ये वो उस कैरेक्टर में दिखें। क्वेश्चन क्या पूछा था? मैनेजमेंट। तो अब देखिए क्या होता है कि मैनेजमेंट की बात आई तो कैप्टन ऑफ द शिप जो है डायरेक्टर, उसके पास पूरी लीड होती है, मैनेजमेंट उसको करना होता है। लेकिन अगेन वापस से डायरेक्टर के नीचे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कैमरा डिपार्टमेंट हो गया, साउंड डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद आपका मेकअप डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया आपका। तो हर व्यक्ति का अपना एक, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, जैसे प्रोडक्शन हेड होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, डीओपी होता है। तो डीओपी के अंडर में वापस उनके असिस्टेंट हैं, यानी कि कैमरा असिस्टेंट। तो अगर मान लीजिए कोई लाइट को इधर से उधर करना है तो लाइटिंग डिपार्टमेंट है, यानी कि डीओपी जो है वो लाइटिंग डिपार्टमेंट को बोलेंगे ये लाइट को इधर करो, वो लाइट को इधर करो। तो यानी ऐसा नहीं है कि वो कैमरामैन, कई बार तो कैमरामैन खुद कर लेते हैं, लेकिन लाइटिंग डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पे रहता है। अगर वो नहीं है, वो सब मान लीजिए कभी कभी दिन में काम कर रहे हैं, खाना खाने के बाद काम हो रहा है, तो जबकि आ गई इधर से डीओपी बोल रहे हैं अरे वो लाइट इधर करो, और मालूम चला वो कोई हिल नहीं रहा है, तो जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर भी चिल्लाएगा, डीओपी भी चिल्लाएगा। और वो बंदा अगर वो किसी खराब मूड में, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई और अगर उसने कोई गलत रिप्लाई कर दिया तो शूटिंग डिस्टर्ब होगी, मूड डिस्टर्ब होंगे सबके। वहाँ किसको जिम्मेदारी उठानी है? वहाँ डायरेक्टर को जिम्मेदारी उठानी है। वहाँ किसको जिम्मेदारी उठानी है? वहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी उठानी। वो क्या करेंगे? डायरेक्टर अगर प्रोडक्शन को बुलाएगा, भैया कौन बंदा है, किसको लेके आ गए, या कौन ये क्यों मूड में ऐसा ख़राब हो गया, वो उसको जाके समझाएंगे। तो ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो पब्लिक कैसी होती है कि हमने पब्लिक को ये कहा है कि अरे भाई आप सब जने ध्यान उधर देना, कैमरे में देखना, ठीक है। और क्लोज लगा हुआ है मान लीजिए किसी का, अब वो जो पीछे उसके आर्टिस्ट के पीछे जो बंदा था वो बार बार कैमरे में देख रहा है। अब जब मॉनिटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो मालूम चलता है अरे ये बंदा कैमरे में देख रहा है, यार ये कैमरे में नहीं देखना चाहिए, इसको कहीं और दिखाओ। अब उसको समझा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूटी में, क्योंकि जब दूसरा शॉट लिया था, जब मास्टर शॉट लिया था तब उसमें था, अब वो उसके क्लोज में है, तो फिर उसको प्यार से समझाना पड़ता है, भाई समझो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट आ गया। ठीक है, पब्लिक हो हल्ला हो जाता है कई बार, आम पब्लिक जो है कि अरे साहब ये शूटिंग कर रहे हैं, रास्ते रोक दिए हैं, तो पब्लिक चढ़ के आ जाती है। कभी कभी परमिशंस की प्रॉब्लम आ जाती है, परमिशन ली थी इस जगह की, लेकिन मालूम चला कि वहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो सिर्फ थोड़ा सा हट के दूसरी जगह शूट किया है, लेकिन वहाँ आ गई पुलिस, अरे यहाँ की परमिशन नहीं है, परमिशन दिखाइए, तो वो भी मैनेज करना पड़ता है। बट जनरली ये सब चीज़ें जो है, प्रोडक्शन जो हेड होते हैं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आता है कि उनको ये सारी व्यवस्थाएं करनी है। बट अल्टीमेटली जो लास्ट जाता है वो डायरेक्टर के ऊपर, उसको टीम की लीडरशिप है, उसका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, प्रोड्यूसर के पैसे बेकार नहीं जाने चाहिए, तो हर जगह उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत रहती है। इसीलिए सारे लोग डायरेक्टर की बात को बहुत गंभीरता से मानते हैं, ओबे करते हैं, मानना ही पड़ता है, नहीं तो फिर ये टीम वर्क है, और टीम वर्क में किसी न किसी को तो लीड लेनी ही पड़ती है। हर व्यक्ति अगर शूटिंग के दौरान अपनी अपनी चलाएगा तो फिर शूटिंग होने से रही। तो इसलिए कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर ही होता है और उसी की ज़्यादा चलती है। थैंक यू सो मच सर, आपने पूरी आपका जो एक्सपीरियंस था और आपका जो काम है उसके बारे में आपने हमें बिल्कुल हर एक बारीकी से हमें एक एक चीज़ जो है वो आपने समझाई है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी नॉलेज मिला है, उनको एक क्लैरिटी मिली है इस फील्ड के बारे में कि उनको वो किस चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं, या फिर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स जो हैं उनको करने की ज़रूरत है बिफोर गोइंग टू their career making and any field
तो इससे क्या है कि आपने जो साझा किया है हमारे साथ, उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आगे भी हमारे साथ मुलाकात कीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर भुवनेश महर्षि को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच हेमांगिनी जी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। और मैं ख़ास तौर से विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर टीपी आमेटा का, जो कि सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ जो डिपार्टमेंट या सेक्शन है उसके चेयरमैन हैं। और उन्होंने मुझसे मैं रिक्वेस्ट तो नहीं कहूँगा वो, क्योंकि उन्होंने बड़े हक से मुझे ये कहा कि आपने जो भी जीवन के अंदर जो 30 साल मीडिया लाइन में लगाए हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस बच्चों तक पहुँचता है तो आप प्लीज़ हमारे इंस्टीट्यूट में आइए। और मुझे लगता है कि उनको साधुवाद है कि वो इतना सोचते हैं बच्चों के लिए और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसिफिक इंस्टीट्यूट का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो एक नई बुलंदियों को छुए या एक्सप्लोर हो, यहाँ के बच्चे बाहर जाएं, अपने करियर को ब्राइट बनाएं, अपने करियर में वो मुकाम हासिल करें जो ख़ास तौर से वो सोचते हैं या जो उनके सपने हैं। और मुझे लगता है कि आमेटा जी के जो प्रयास हैं ये ज़रूर सफल होंगे। और वंस अगेन थैंक यू टू यू एंड डॉक्टर आमेटा, थैंक यू सो मच।